हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कुमार सौरभ और मैं अपने इस चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ। मेरा जो ये चैनल है, ये चैनल का मकसद है कि केमिस्ट्री के विभिन्न टॉपिक्स को स्टूडेंट तक जितनी सरल तरीके से मैं पहुँचा सकूँ, मैं इसी का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए जो भी इस चैनल पर पहले से हमारे सब्सक्राइब किए हुए हैं, उन सबों से आग्रह होगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और व्यूअर्स तक मेरे ये प्रयास पहुंच सके। और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो को जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और जल्द से जल्द आप उसके जितने भी नॉलेज दिए जा रहे हैं केमिस्ट्री में, उन सबों से आप अवगत हो सकें। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी कड़ी में एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे इस केमिस्ट्री में बहुत ही बेसिक्स नॉलेज के लिए जाना जाता है, और वो टॉपिक का नाम है ऑर्बिट। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कि ये ऑर्बिट क्या है। जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ये एटम है, सबसे पहला केमिस्ट्री में जो ये एटम है, एटम एक इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे कि और छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा कहना था जॉन डाल्टन का। तो जॉन डाल्टन ने 1808 में सबसे पहला ये स्टेटमेंट दिया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीस बट दे कैन पार्ट इन एनी केमिकल कॉम्बिनेशन। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है। आफ्टर 90 ईयर, ऑलमोस्ट 90 ईयर के बाद इसी एटम को दो फंडामेंटल पार्टिकल्स में तोड़ा गया, जिसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से हम लोग जानते हैं। इसका मतलब है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद हैं। तो अलग अलग मॉडल्स आए एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए एटम के बारे में, और अलग अलग मॉडल से हम लोगों को ये नॉलेज मिला कि सबसे पहला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये एटम को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बांटा गया। ये जो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E-, यानी इलेक्ट्रॉन पर एक ऋण आवेश होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पर एक प्लस चार्ज होता है जो कि धनात्मक होने का संकेत देता है। तो यही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से एटम बना है, और एटम के अंदर, एक एटम के अंदर ये दोनों चीज मौजूद हैं। जब ये दोनों चीज मौजूद हैं तो ये एक मॉडल, जब इसको देखा गया, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, तो सभी मॉडल ने एक ही चीज को एक्सप्लेन किया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उपस्थित हैं, जब तक कि न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ तब तक। तो किसी भी एटम के अंदर मान लेते हैं कि ये एटम है, तो एटम का जो ये सेंटर पार्ट है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बाहर में चक्कर काटता है। जब हम लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार अगर हम लोग इसी चीज को देखेंगे, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में ऐसे चक्कर काट रहा है। यानी अगर पहले कक्षा को चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा में कम ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, जबकि अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा सेकंड ऑर्बिट में, क्योंकि ये ऑर्बिट जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है। तीसरा में अपेक्षाकृत और ज्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। तो जब ये रदरफोर्ड का मॉडल आया था, तो रदरफोर्ड के इस मॉडल को बोर के द्वारा गलत साबित किया गया, और कहा गया कि ये जो एटम है, एटम के अंदर नाभिक जो कि धनावेशित होता है, प्रोटॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर में, नाभिक के बाहर निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर काट रहा है, जिससे कि उसका ऊर्जा ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर काट रहा है, इसी वृत्ताकार पथ को, इसी स्फेरिकल ऑर्बिट, इसी ही कहते हैं ऑर्बिट, जिसे हम सेल भी कर सकते हैं। तो ऑर्बिट या सेल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटता है, वह वृत्ताकार पथ ऑर्बिट कहलाता है। और ऑर्बिट के अंदर जिन
स्थान पर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है उसे ऑर्बिटल कहते हैं, और कुल 4 ऑर्बिटल अभी तक ज्ञात है, s, p, d और f। अगर हम इन ऑर्बिटल्स की बात करें तो इन ऑर्बिटल्स में s का मतलब क्या है, ये s शार्प वर्ड से लिया गया है जिसकी क्षमता होती है 2 इलेक्ट्रॉनों को रखने की। अगर p ऑर्बिटल की बात करें तो ये p प्रिंसिपल वर्ड से लिया गया है जिसमें अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, प्रिंसिपल। डिफ्यूज वर्ड से d लिया गया है जिसमें अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और फंडामेंटल इस वर्ड से f को लिया गया है जिसमें अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये जो हमारा s, p, d और f ये 4 ऑर्बिटल है, ये इन तमाम ऑर्बिट्स में पाया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि ऑर्बिट, तो बोर के द्वारा जो ऑर्बिट बताया गया था उसे जरा सा ध्यान से देखेंगे। बोर ने कहा कि परमाणु का जो सेंटर पार्ट है, जो नाभिक है, वो धनावेशित है क्योंकि वहां प्रोटॉन पाया जाता है, और इसी प्रोटॉन, इसी नाभिक के बाहर अलग अलग ऊर्जा वाले बहुत सारे ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, ये बोर का कहना है। और ऑर्बिट्स को कक्षा संख्या 1, 2, 3, 4 और नाम भी k, l, m, n ये आदि से सूचित किया गया, निरूपित किया गया। जब हम लोग बात करते हैं कि ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसमें भी मूव कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, तो अंतर क्या है? अंतर है कि जब नाभिक से सबसे करीब वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसका ऊर्जा सबसे अधिक होता है, और जब ये ऊर्जा अपनी ऊर्जा को निश्चित में, ऐसा नहीं कि इसका ऊर्जा कम या ज्यादा हो जाएगा, ये ऊर्जा ना कम होता है ना ही अधिक होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ही पथ पर, अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहता है तो ना ही उसका ऊर्जा कम होता है ना अधिक होता है। उसी प्रकार जब दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अपने पथ पर घूमते हैं, अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, तो उसका ऊर्जा भी ना कम होता है ना अधिक होता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि प्रत्येक ऑर्बिट में निश्चित इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, लेकिन ऑर्बिट का आकार बढ़ता जा रहा है। आकार बढ़ने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। लेकिन बोर मॉडल जो है ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता कि किसी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकता है। उसी वक्त एक और साइंटिस्ट थे, बेरी। तो बोर और बेरी ये दोनों ने मिलकर एक नया कंसेप्ट दिया, और वो था 2n² का कंसेप्ट। बोर-बेरी स्कीम के अनुसार जो ये n दिख रहा है, n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, 1, 2, 3, 4 ये सब। तो अगर हम लोग k सेल के लिए बात करें इसके अनुसार कि k सेल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो k सेल में 2 इंटू n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, 1 है, 1 का स्क्वायर तो 2। इसका मतलब है कि k सेल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 1, 2। तो कौन सा ऑर्बिटल घूम रहा है? s ऑर्बिटल, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसमें s ऑर्बिटल पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरे सेल के बारे में बात करें तो l सेल 2 इंटू इसका कक्षा संख्या, ऑर्बिट नंबर है 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन l सेल में पाया जा सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने का मतलब है कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ये दोनों पाया जा रहा है। तो l सेल में s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ये दोनों ऑर्बिटल मौजूद होता है। इसी प्रकार m सेल कक्षा संख्या है 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। 18 का मतलब है कि s, p और d ये तीनों ऑर्बिटल इस m सेल में पाया जाता है, s, p, d। सिमिलरली n सेल के लिए निकालते हैं तो n सेल 2 इंटू ऑर्बिट नंबर है 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 32। इसका मतलब है s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल के साथ साथ f ऑर्बिटल भी पाया जाता है। तो s, p, d और f। तो दोस्तों हम लोग यहां देख रहे हैं ऑर्बिट्स के बारे में,
ऑर्बिट जो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, जो चक्कर काट रहा है, वो ऑर्बिट ये एक KLMN या उसको 1 2 3 4 कक्षा संख्या से हम लोग निरूपित करते हैं। इस ऑर्बिट के अंतर्गत हम लोग ये समझ सकते हैं कि पहला नंबर यानी K सेल में एकमात्र ऑर्बिटल अगर कोई है तो वो s ऑर्बिटल है। उसी प्रकार L सेल में s और p दोनों ऑर्बिटल पाया जाता है। M सेल में s, p और d ये तीनों ऑर्बिटल पाया जाता है। उसी प्रकार लास्ट N सेल जो एक देख रहे हैं इसमें टोटल s, p, d के साथ साथ f ऑर्बिटल भी पाया जाता है। तो इसी ऑर्बिट्स में ऑर्बिटल के पाए जाने की संभावना के आधार पर अबाउ प्रिंसिपल दिया गया था। अबाउ प्रिंसिपल क्या है? कहना है ये कि 1 नंबर ऑर्बिट का सिर्फ s होता है। इसका मतलब है कि 1 का s ऑर्बिटल पाया जाता है। इसी प्रकार 2 का s और 2 का p ऑर्बिटल भी पाया जाता है। 3 का s, 3 का p और 3 का d ऑर्बिटल पाया जाता है। उसी प्रकार 4s, 4p, 4d और 4f ऑर्बिटल पाया जाता है। और आगे अगर बढ़े तो 5 का s, 5p, 5d और 5f ऑर्बिटल पाया जाता है। 6s, 6p, 6d और साथ ही 7s और 7p ऑर्बिटल पाया जाता है। और भी ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन जो सबसे पहला दिया गया था अबाउ प्रिंसिपल के रूप में वो इतने ही ऑर्बिटल्स को बताता है। ये सभी ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल का मतलब है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब ये सभी ऑर्बिटल में सभी ऑर्बिटल का एनर्जी अलग अलग है। तो सबसे कम एनर्जी किसका है? 1s का, इसके बाद 2s का, 2p का। तो ये कैसे हम लोग जानते हैं? तो इसके लिए जो अबाउ प्रिंसिपल दिया गया था वो n+l रूल के अनुसार दिया गया था। n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर ये ऑर्बिट का संख्या, और l इस चीज को इंडिकेट करता है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। s अगर l वैल्यू हम लोग देखें, l वैल्यू ऑर्बिटल्स का, तो क्या होगा? l वैल्यू अगर ऑर्बिटल है, मान लेते हैं s, तो इसके लिए l वैल्यू है 0। अगर ऑर्बिटल है p तो l वैल्यू है 1। अगर ऑर्बिटल है d तो l वैल्यू है 2। अगर ऑर्बिटल है f तो l वैल्यू है 3। So on the basis of this n+l rule, अबाउ प्रिंसिपल is given। ये अबाउ प्रिंसिपल क्या है? तो अबाउ प्रिंसिपल में हम लोग देखते हैं कि ये सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को रखने की क्षमता है, लेकिन सभी ऑर्बिटल्स का एनर्जी अलग अलग होता है। तो जब एनर्जी अलग अलग होता है तो अबाउ, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, अबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग की तरह, यानी लोएस्ट से हाईएस्ट एनर्जी की ओर। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि सबसे कम एनर्जी इसका होता है। इसे इस तरह से दर्शाते हैं कि पहले किसी भी एटम, कोई भी एलिमेंट में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग पहले 1s में डालेंगे। जब इसका कैपेसिटी पूरा हो जाएगा तब हम लोग इससे अधिक एनर्जी वाला 2s में डालेंगे। उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। तो अगर इस एनर्जी लेवल डायग्राम को देखें, ये एनर्जी के आधार पर इस डायग्राम को डेवलप किया गया, तो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है 1s और सबसे अधिक एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है 7p। तो अब इस ऑर्बिटल का ये एनर्जी लेवल जानकर हम करेंगे क्या? तो केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल में सजाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। तो अगर इंग्लिश में इसके डेफिनेशन को बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट when these electrons are arranged in different energy level orbitals. So this method or this process is called electronic configuration.
तो किसी भी तत्व में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको अलग अलग एनर्जी ऑर्बिटल में दर्शाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस अबाउट प्रिंसिपल, with the help of this energy level diagram, we can write electronic configuration of any element which are present in our modern periodic table. तो आवर्त सारणी में जैसा हम लोग जानते हैं कि टोटल 118 तत्व है। So with the help of this energy level diagram, we can write the electronic configuration of that also. So अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एलिमेंट है सोडियम, जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या है 11। सो सबसे पहला 11 में से 1s में इलेक्ट्रॉन देंगे। 1 का s मतलब है कि इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बट वी हैव टू अरेंज टोटल 11 इलेक्ट्रॉन एंड स्टिल वी हैव टू अरेंज 9 मोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमने सेट कर दिया। अब 1s जब फुल हो चुका है तो इसके बाद इससे हायर एनर्जी है 2s, तो 2s फिर s ऑर्बिटल, इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद 2p ऑर्बिटल, 2p में अधिक से अधिक हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन अभी भी एक और इलेक्ट्रॉन सेट करना है। तो 2p के बाद आता है 3s, तो 3s1। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग एनर्जी लेवल में डाले हैं, एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में डाले हैं, इसी प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो with the help of this energy level diagram we can write electronic configuration of any element which are present in modern periodic table. एक जैसा हम लोग जानते हैं कि अधिक से अधिक अगर किसी एलिमेंट का दे सकता है तो वो दे सकता है 118, जो सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन है। अगर उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो क्या होगा, जितने s ऑर्बिटल हैं सभी में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग दे सकते हैं, जितने p ऑर्बिटल हैं सभी में 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जितने d ऑर्बिटल हैं सभी में 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और f ऑर्बिटल की क्षमता के अनुसार 14 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो यदि हम लोग सबसे अधिक 118वां नंबर एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाह रहे हैं तो पूरे एनर्जी लेवल डायग्राम को अगर लिख दिया जाएगा तो वो 118 हो जाएगा। 18वां नंबर तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें बनाने के लिए दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 118वां नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एनर्जी लेवल डायग्राम को पूरा उतार देंगे। अब हम लोग देखते हैं 14 28 10 38 48 58 68 6 74 6 80 86 6 96 6 98 104 106 108 110 112 114 116 और 118। अगर इस पूरे को सीधा लिख दिया जाए तो ये 118वां नंबर जो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन रखता है उस तत्व का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जा सकता है। तो इस तरह से ये जो हमारा आज का टॉपिक था ऑर्बिट, और उसी ऑर्बिट के आधार पर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जा सकता है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इससे कुछ भी ज्ञान मिला हो तो आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जितने भी नए इसमें व्यूअर्स हैं वो सभी इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। आज के इस वीडियो में आज इतना ही है। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स।